अगर ये C1 और C2 है और मान लो अगर V वोल्ट लगाते हो इन दैट केस देखना वो V वोल्ट डिवाइड हो जाता है दोनों में एज V1 और V2। तो अगर मान लो इसके ऊपर V वोल्ट लगाते हो इन दैट केस इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले निकाल लेते। तो वो तो हो जाएगा 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 यानी C1 plus C2 by C1 C2 यानी C equivalent is equal to C1 C2 by C1 plus C2। ये आगे अब देखो Q क्या होगा, Q होगा C equivalent into V यानी C1 C2 V by C1 plus C2। ये आगे तो ये जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा इन दोनों में इसमें Q और इसमें भी Q तो वो आ गया C equal into V यानी C1 C2 V by C1 plus C2। ठीक है और V1 क्या होगा Q by C1 यानी C2 by C1 plus C2 into V और V2 क्या होगा Q by C2 यानी C1 by C1 plus C2 into V। वैसे मैंने कल करा दिया था बट फिर मैंने एक बार रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर गिना, ठीक है ना, ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर गिना जाता है इसलिए मैंने एक बार इसको रिवाइज किया। So that is more or less the end of the discussion in series। इसके अलावा क्वेश्चंस करेंगे तब और थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा कि सीरीज में क्या होता है ना। अब हम चलते हैं पैरेलल में। कैपेसिटेंस इन पैरेलल, है ना। तो आई होप इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी को, एक बार चेक कर लो। चलो as nobody is asking तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि सब में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं पैरेलल। अब पैरेलल में क्या है ना, तो पैरेलल में ये होगा कि ये होता है पैरेलल। ठीक है तो पैरेलल में हम क्या करते हैं वैसे मैंने 3 ड्रॉ किया, डज नॉट मीन कि 3 के लिए वैलिड है, 3 हो 30 हो 27 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अब इसमें क्या है देखो कि सपोज तुमने V वोल्ट अप्लाई तो देखो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर V वोल्ट होगा तो इसके कैपेसिटर का भी V वोल्ट होगा, इसके कैपेसिटर का भी V वोल्ट होगा और इसके कैपेसिटर का भी V वोल्ट होगा यानी V is same और ऑल कैपेसिटर्स यानी सारे कैपेसिटर्स के लिए वोल्टेज सेम। ठीक है देखो सर उसका रीजन क्या कहा आपने? हाँ बेटा सर इसका क्या रीजन कहा आपने? ये रीजन ये कि देखो अगर इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज V है तो चाहे इस देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो इस पाथ के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, इस पाथ के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा और इस पाथ के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। इस पाथ के अक्रॉस वोल्टेज V मतलब क्या होता है हर कैपेसिटर के वोल्टेज V होगा इसमें। ये हो गया पैरेलल का फीचर कि हर एक का वोल्टेज सेम होता है। जैसे सीरीज का मैंने क्या फीचर बताया था, हर एक का चार्ज सेम होता है, मैंने बताया था ना सीरीज के लिए। सिमिलरली पैरेलल में क्या होता है हर एक का वोल्टेज सेम हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा और क्या, अगर मान लो इसमें Q चार्ज तो मान लो इसका C1 कैपेसिटर, इसका C2 और इसका C2, ये जो Q चार्ज आएगा ना वो बट जाएंगे। Q में से कुछ यहाँ पे जाएंगे तो ये प्लस माइनस सपोज Q1 है, ये प्लस माइनस सपोज Q2 है और ये प्लस माइनस सपोज Q3 है। यानी ये जो Q चार्ज सिस्टम में एंटर कर रहा है that will get divided into Q1 plus Q2 plus Q3। ठीक है ना। So Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3। ठीक है ना। So Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। ये आ गया। अब सपोज मैं तुमको कहता हूं
कि क्या दो दो तीन तीन चार चार कैपेसिटर लगा, हटाओ इसे और इनको रिप्लेस कर दो, और इनको रिप्लेस कर दो बाय सिंगल कैपेसिटर। तो क्या करोगे? तो पहली बात तो सिंगल कैपेसिटर को अगर इक्विवेलेंट मानते हो तो किस वजह से इक्विवेलेंट मानोगे? थोड़ा सा वजह समझो। अगर मान लो एक सिंगल कैपेसिटर को यूज करके और अगर V वोल्ट में देता हूं जैसे यहां पे दिया मैंने, और उसमें भी Q चार्ज आता है, तो ही उसको इक्विवेलेंट मानेंगे। यानी इक्विवेलेंट उसको तब मानेंगे जब एक सिंगल कैपेसिटर C इक्विवेलेंट हो, जिसके अक्रॉस V वोल्ट हो और जिसके ऊपर चार्ज Q हो, A1। अब बता आइडिया लग गया? तो क्या होगा? Q is equal to C equivalent into V। याद है, Q is equal to C equivalent into V। आ गया ना? अच्छा, ये हो गया इक्विवेलेंट वाला काम। चलो ये तो एक साइड में रख देता हूं मैं। अब देखो Q को मैं लिखूंगा C equivalent V, तो लिख देता हूं C equivalent into V। अच्छा, जो कैपेसिटर 1 है उसका भी वोल्टेज V है और उसका कैपेसिटेंस C1 है, तो उसका चार्ज क्या होगा? C1 into V। यानी Q1 हो जाएगा C1 into V, Q2 हो जाएगा C2V, Q3 हो गया C3V एंड सो ऑन। आ गया ना? कैंसिल कर दो, तो therefore C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। देखो, ठीक है? तो C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। Now that is what the case is। यानी अब मैं इंटरेस्टिंगली देख रहा हूं कि रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल के उल्टा है या नहीं? देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर के सीरीज में हमने जब किया था तब आया था 1/C इक्विवेलेंट इक्वल 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, जबकि रेजिस्टेंस में पैरेलल में वो फॉर्मूला आता है, और रेजिस्टेंस के सीरीज में जो फॉर्मूला आता है वो देखो कैपेसिटर के पैरेलल में उस तरीके का फॉर्मूला। चलो ठीक है, दैट्स ओके। अब पता क्या है कि अगर मान लो किसी कैपेसिटर में चार्ज ज्यादा है, तो व्हाट डू मीन बाय दैट? जैसे सपोज Q3 या कोई जनरल नंबर ले लो, Qi ग्रेटर देन Qj। मतलब क्या कि जैसे मान लो 25 कैपेसिटर्स, तो पहले वाला कैपेसिटेंस C1 उसका चार्ज Q1, दूसरा C2 उसका चार्ज Q2, तीसरा C3 उसका चार्ज Q3, इस तरीके से है सब। तो मान लो गिवन है कि Q3 इज ग्रेटर देन Q7, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज तो सेम है, तो चार्ज तो तब ज्यादा होगा ना जब कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। तो यानी Ci is greater than Cj। यानी Ci, capacitance of the ith capacitor, is greater than Cj, यानी capacitance of the jth capacitor। देख लो, ठीक है? Not only that, क्योंकि Qi क्या होता है? Ci into V। Qj क्या होता है? Cj into V। तो therefore Qi by Qj is equal to Ci by C। ये रेशियो देख लो। ये छोटे छोटे चीजें हैं, बट ये नोटवर्दी है, इनको दिमाग में रखो, सो दैट क्या ना कैलकुलेशन हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन में जब जरूरत होगा तो हम कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करें। ठीक है? चलो, मैंने सीरीज में बताया था लास्ट कंक्लूजन कि दो कैपेसिटर वाला कंक्लूजन अच्छे से याद कर, ऐसे ही पैरेलल में भी बताऊं कि दो कैपेसिटर वाला कंक्लूजन अच्छे से याद कर। अब बता दो दो कंक्लूजन क्या है ना? सपोज दो कैपेसिटर्स है, और
उसमें Q चार्ज आ रहा है, तो देखना उस Q में से, क्योंकि Q आने के बाद बढ़ जाएगा, तो ऊपर वाले में कुछ जाएगा Q1 और नीचे वाले में लेट्स से Q2, तो यहाँ पे हो जाएगा सपोज Q1 और यहाँ पे सपोज Q2। और सवाल ये है कि Q1 और Q2 के वैल्यूज क्या होंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, पहले तो CQ है क्या होगा, पैरेलल में तो सिंपल है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2, आई थिंक दैट्स इजी। फिर आता है वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, तो सपोज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं लिखता हूं V, तो V क्या होता है, Q by C, इस केस में Q by C इक्विवेलेंट है ना, तो therefore V is equal to Q by C equivalent, Q by C1 plus C2। नाउ लेट्स से आप वोल्टेज क्यों निकाल रहे हो, आप जो है वोल्टेज क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे चार्ज निकालना है Q1 दैट इज इक्वल टू C1 और Q2 दैट इज इक्वल टू C2। अभी तो आ चुका है, तो C1 भी का मतलब क्या होता है, ये तो V है, यानी C1 बाय, ठीक है ना, C1 प्लस C2 इनटू Q, और ये हो जाएगा C2 बाय C1 प्लस C2 इनटू Q। ठीक है, अब देखो दोनों में ही जब सीरीज थे उसमें भी एक फॉर्मूला आया था C1 by C1 plus C2 और C2 by C1 plus C2, इसमें भी एक फॉर्मूला है C1 by C1 plus C2 और C2 by C1 plus C2। तो ये जो चीज है ना, ये देखना अक्सर आएंगे, अभी देखना और जगह पे आएंगे ट्वेल्थ, इसलिए इसका स्कीम देख लो। बेसिकली तुमको समझना क्या, समझना ये कि जो चार्ज आ रहा है ना वो कैपेसिटर के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है। एक का फ्रैक्शन हो गया C1 by C1 plus C2 और दूसरे का फ्रैक्शन हो गया C2 by C1 plus C2। अब इसमें याद रखने लायक की क्या चीज है वो जरा समझो, Q1 में C1 है और Q2 में C2 है। मैं से ठीक है, ये तो ऑब्वियस नहीं है कि Q1 में 1 2 में 2, इतना ऑब्वियस भी नहीं है। लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज को डिवाइड किया था, जरा देखो कैसे आ रहा था। लास्ट क्लास में जब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड किया था, इनफैक्ट आज भी मैंने इसे रिपीट किया, उसमें क्या आया था, V1 में आ रहा था C2 by C1 plus C2 into V, और V2 में आ रहा था C1 by C1 plus C2 into V। देख लो उल्टा, यानी V1 में ऊपर C2 आ रहा है और V2 में ऊपर C1 आ रहा है। तो इसलिए वोल्टेज के केस में जब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो वो कैपेसिटेंस के उल्टे रेशियो में डिवाइड होता है, और पैरेलल में जब चार्ज डिवाइड होता है तो वो कैपेसिटर के रेशियो में डिवाइड, इसलिए 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है। जबकि जब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो फॉर्मूला कैसे था, V1 is equal to C2 by C1 plus C2 into V, और V2 आया था C1 by C1 plus C2 into V, आया था ना, यानी V1 में C2 और V2 में C1। यानी देखो आज मैंने क्या चीज सीखा है, मैंने सीरीज पैरेलल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ दो एंड रिजल्ट पे बार बार ध्यान दिला, क्योंकि देखना यही सबसे काम का रिजल्ट, और वो है सीरीज में दो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है ना, उल्टे रेशियो, और पैरेलल में अगर चार्ज आता है दो कैपेसिटर के पास पैरेलल में तो चार्ज कैसे डिवाइड होता है, सिमिलर रेशियो 1:1 2:1। बस ये चीज सिखाने के लिए मैंने इतना डिटेल में लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप यू हैव नोटेड दिस पॉइंट इन द माइंड एंड आल्सो इन द कॉपी आल्सो। कॉपी में तो चलो नोट करोगे, बट माइंड में भी नोट करोगे कैसे एक में रेशियो में डिवाइड हो रहा है
और एक में उल्टे रेशियो में डिवाइड हो रहा है, उसके वजह से उसका कंसिस्टेंस। ठीक है, चलो that was the end of discussion on series and parallel. ओके, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि सीरीज और पैरेलल में एग्जैक्टली चार्ज और ये सब चीजें कैसे डिवाइड हो। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सपोज है 6 फैराड और ये सपोज 4 फैराड, ये 8 फैराड और वोल्टेज है मान लो 60 वोल्ट। तो तुमको क्या करना है, तुमको जो है या एक काम करो, वोल्टेज का तो 6 वोल्ट का बैटरी है और तुमको क्या करना है, तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना और एनर्जी भी बताना। तो फाइंड आउट दी चार्ज, हो गया 6 फैराड वाले का, 4 फैराड वाले का, 8 फैराड वाले का। चार्ज, वोल्टेज और एनर्जी, तीनों चीजें निकालना है। तो मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, ठीक है, हल्का सा पॉज कर रहा हूं और इसको निकाल, चलो जल्दी करो। कुछ कुछ आंसर्स तो आ रहे हैं वैसे, अरमान ने दिया है, मनस्वी अभी भी ब्लर आ रहा है क्या वीडियो? ये वीडियो ब्लरिंग हो रहा है क्या? सर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो है लेकिन ब्लर तो नहीं आ रही। अच्छा, एक सेकंड, देखो अब हम कैपेसिटर कैसे निकालेंगे चार्ज, वो देखो। पहली बात तो एक काम करते हैं, सी इक्विवेलेंट निकालते, तो क्या आएगा 8 + 4 12, यानी ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 6 and 12, ये हो गया 6 वोल्ट, 6 फैराड और 12 फैराड। ठीक है, 6 वोल्ट के साथ 6 फैराड और 12 फैराड, ये हो गया। और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू, अब 6 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 4 फैराड, तो ये हो जाएगा 4 फैराड और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 वोल्ट 4 फैराड, तो क्या हो जाएगा, नाउ यू माइट सी कि 6 और 12 का 4 कैसे आ गया ना, याद करके देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना कि सीरीज में कितना होता है C1 C2 by C1 plus C2, तो C1 C2 by C1 plus C2 यानी 6 into 12 by 6 plus 12 यानी 72 by 18 यानी 4। ठीक है, 72 by 18 यानी 4 हो, ओके। अच्छा अब देखो, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 4 फैराड, तो 4 into 6 24 हो जाएगा इसका चार्ज, यानी यहां से निकला 24 कूलम, तो इसका तो हो गया 24 कूलम। अच्छा अगर चार्ज 24 कूलम होता है तो वोल्टेज क्या होता है Q by C, Q तो 24 है, C 6 है, तो वोल्टेज क्या होगा 24/6 यानी 4 वोल्ट, यानी ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो जो 6 फैराड है उसका चार्ज आ गया 24 कूलम और वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। अब देखो
बैटरी से मैंने दिया कितना 6 वोल्ट, अगर 4 वोल्ट यहाँ पे होगा तो यानी यहाँ पे बाकी होगा। जैसे अगर इसके पास 4 वोल्ट आ जाए तो ये तो 4 वोल्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर इसके वोल्ट क्या होगा, क्योंकि टोटल मिला के 6 वोल्ट होना होता है, यानी इसका 2 वोल्ट हो गया, यानी यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों का इक्विवेलेंट तो ये है ना 12 वोल्ट। तो अगर इसका 4 वोल्ट होता है तो इसका 2 वोल्ट, यानी यही 2 वोल्ट फिर यहाँ पे होगा। अब इसका मतलब क्या, कि वो जो दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है उनके वोल्टेज तो आ गए 2-2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में, इसलिए वोल्टेज सेम होगा, तो दोनों के 2-2 वोल्ट। तो चार्ज क्या होगा, C इंटू V, यानी C इंटू V, यानी 4 फैराड वाले का हो जाएगा 8 कूलम। और इसका क्या होगा, इसका भी C इंटू V, यानी 8 इंटू 2 यानी 16 कूलम। और वोल्टेज दोनों पैरेलल में है, दोनों का 2 वोल्ट। ठीक है, यहां तक असली क्वेश्चन यहीं तक था। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये वाला देख लो अच्छे से, कोई चीज डाउट के लिए मत रखो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सर्किट है। बेसिक अगर आएगा तो हम एडवांस की तरफ आगे जा सकते। अगर इसी में अटक रहा है, इसमें अभी अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है या स्लो हो रहा है या कहीं अटक रहा है, तो फिर आगे और डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए तसल्ली से जो जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश किया है लॉजिक के साथ, वहां पे या उस लॉजिक में जहां दिक्कत हो रहा है वो पहले सॉर्ट आउट करो, तो ही हम आगे जाए। ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूं, और इन द मीनवाइल अच्छे से देखो क्वेश्चन को, और फिर जो छोटे मोटे सवाल है दिमाग में उनको बिल्कुल बरी मत करो कि चलो छोटा मोटा चीज है ये तो बाद में देख लेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी के अभी क्लियर करोगे तो ही देखना समझ में आएगा। चलो आप बताओ, कुछ पूछना है इसमें से? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आ गया, और वोल्टेज अच्छे से देखो। ठीक है, ध्रुव ने चार्ज और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। ठीक है, इट्स फाइन। हाँ ध्रुव कुछ पूछ रहे थे। सर मेरा इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है, बट इन जनरल डाउट है। सर जैसे जो कॉम्प्लेक्स थोड़े से सर्किट्स होते हैं सर, उसके अंदर कैसे, मतलब कभी कभार ना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। देखो तो पहली बात तो, हाँ समझ रहे हैं, देखो पहली बात तो जब तक ब्रांचिंग ना हो तो ही जाके पैरेलल हो सकता। नाउ यू माइट से व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांचिंग? ब्रांचिंग में पैरेलल होता है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांचिंग मतलब होता है कि किसी एक तार से चार्ज जा रहा था, वहां से दो मिनिमम 3 4 5 6 जितना मर्जी वायर में चार्ज बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर होता है तो ही पैरेलल का चार्ज। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, अब ये नंबर 2 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई बार लगता है चलो ठीक है 1 तो समझ में आ रहा है, नहीं नहीं नंबर 2 भी समझो। सिर्फ ब्रांचिंग होने से पैरेलल नहीं हो जाता है। पैरेलल होने के लिए एक और क्राइटेरिया भी होना चाहिए, क्या? 2 कॉमन पॉइंट के अक्रॉस कैपेसिटर्स जुड़े होने चाहिए, तभी जाके वो दोनों पैरेलल माना जाएगा। सिर्फ ब्रांचिंग से नहीं होगा। जैसे सपोज एक कैपेसिटर ऐसे है, एग्जांपल तो सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन तो नहीं है। सपोज ये 2 फैराड है, ये 3 फैराड है, और ये 6 फैराड। सपोज कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मेन थीम समझो। अगर मैं तुमसे पूछूंगा क्या यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है, तो आंसर इज यस। यहाँ पे आने के बाद इधर एक ब्रांच चला गया, इधर एक ब्रांच चला गया। ब्रांचिंग वाले सवाल का जवाब यस आएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मैं 2 और बोलूंगा 3 क्या पैरेलल में है? सुनो, मैं पूछ रहा हूं क्या कि क्या 2 और 3 पैरेलल में है, तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा। कैसे? चार्ज आया और 2 में बट गया, वो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा है। पर दूसरा क्राइटेरिया भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्या? सेम 2 पॉइंट्स के क्रॉस जुड़े होने चाहिए। आप बताओ, ये कैपेसिटर यहां और यहां जुड़ा हुआ, और ये वाला जो कैपेसिटर है वो यहां और यहां कहीं जुड़ा, कॉमन पॉइंट तो नहीं है ना। देयरफॉर 3 और 2 पैरेलल में नहीं है। ब्रांचिंग हो रहा है बट सेकेंड वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर। तो मैं अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में पैरेलल कुछ नहीं है,
है, रुको रुको रुको, पैरेलल है, पता है क्या, इन दोनों मिला के जो उसका इक्विवेलेंट बनता है वो इसके साथ पैरेलल है। क्यों? ये अगर तुम इन दोनों को मिला के इक्विवेलेंट बना दोगे, अगर इन दोनों को मिला के इक्विवेलेंट बना दोगे, अब देखो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर, एक तो ये कि यहां से चार्ज आया, ब्रांचिंग हो गया, और दूसरा है कि देखो दो कॉमन पॉइंट के बीच में दोनों कैपेसिटर्स जुड़े, अब दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये दोनों पैरेलल में, लेकिन ये दोनों पैरेलल में नहीं हुआ। और देखना सबसे कॉमन मिस्टेक यहीं पे हो जाता है, हम इन दोनों को पैरेलल लेके सॉल्व कर देते, जी नहीं, ये मिला के और ये अब पैरेलल में, दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी इंटरप्रेटेड। यानी दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस जुड़े होने चाहिए, ब्रांचिंग तो चाहिए, ये सारा का सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके पैरेलल बनेगा। और सीरीज में क्या, कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, इस दैट कई बार ना प्योर सीरीज होता है और ना ही कई बार प्योर पैरेलल होता है, वो क्वेश्चंस और थोड़ा टफ होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सर्किट। एक होता है कैपेसिटर के पैरेलल सर्किट, एक होता है कैपेसिटर के सीरीज सर्किट, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क सर्किट। वो भी होता है कई बार कि ना उसमें तुमको सीरीज मिल पाएगा ना पैरेलल। कोई मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। इन द मीनवाइल पहले अरमान का क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर मैं एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा जहां पे तुमको ना सीरीज मिलेगा प्योरली और ना ही पैरेलल। हाँ बोलो अरमान। सर मैं यही पूछ रहा था कि ये 2 और 3 फिर किस में माने जाएंगे? सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है। ये 2 और 3 कुछ भी नहीं है, ना सीरीज ना पैरेलल, कुछ भी नहीं, उसका कोई नाम नहीं होगा। सीरीज पैरेलल होने के लिए क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो 2 और 3 किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते। लेकिन 3 और 6 मिला के अगर एक कैपेसिटर इमेजिन करें हम, वो पैरेलल में होगा 2 के साथ, ये चीज। या इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हो, that the equivalent capacitance of 3 and C is in parallel with 2. That language can be used. But तुम पूछोगे 2 और 3 कैसे है, कुछ भी नहीं, ना सीरीज ना पैरेलल, ठीक है ना। क्योंकि ब्रांचिंग वाला क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया होता है, दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तब जाके पैरेलल माना जाएगा, ऐसे वैसे पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना। चलो आई थिंक नाउ वी आर मोर और लेस डन क्वाइट अ बिट ऑफ इट, बट मैं एक चीज और कराना चाहता हूं आज। देखा होगा एनर्जी के लिए मैंने काफी जगह छोड़ रखा है, उसके पीछे रीजन इज दैट एनर्जी के टाइम याद करके देखो, एक फार्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने फार्मूला डिराइव किया था Q²/2C, फिर हमने उसको CV²/2 भी लिखा और हमने QV/2 भी लिखा, याद आ रहा है ना। और उस समय हम लोग एक डिस्कशन किए थे, थोड़ा बहुत डिबेट भी किए थे, बट मैंने बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं किया था, मैंने लॉजिकली कन्विंस किया था, एग्जाम्पल लेके कन्विंस नहीं किया। आज मैं एग्जाम्पल लेके भी कन्विंस करना चाहता हूं। लॉजिकली तो मैंने बता दिया क्या, कि कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो कहीं पे भी, सीरीज में पैरेलल में कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला यूज करो, तीनों से एक ही आंसर आता है। ऐसे मत सोचो कि Q²/2C ऐसे होता है, हाफ CV² ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, तीनों करेक्ट आंसर देंगे किसी भी क्वेश्चन। जैसे अब एक काम करो 6 फैरेड में, एक काम करो 6 फैरेड वाले कैपेसिटर में, ठीक है, तुम जो है Q²/2C का फॉर्मूला लगाओ, तो Q² यानी 24 into 24 अपॉन 2 into 6, तो क्या आएगा 48 आएगा, है ना। Q²/2C कैसे, 6 गुना 12 है, तो 12 के साथ एक आंसर हो 2 और 2 into 24 48, यानी एनर्जी 48 आ, है ना। अगर मैं 4 फैरेड का देखता हूं, तो 4 फैरेड का चार्ज कितना है, 8 कूलम, तो 8 कूलम और इसका आया है 16 कूलम। तो अगर मैं 4 फैरेड वाले का Q²/2C करूंगा तो क्या है 8² यानी 8 into 8 अपॉन 2 into C मतलब हो गया 4, यानी 8 जूल, तो ज्यादा कठिन नहीं। अब 8 फैरेड वाले में क्या आएगा Q² यानी 16 into 16 बटा 2 into 8, यानी इसका 16 जूल आ गया,
यानी क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज करके इसका 48 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है और इसका 16 आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब मैं काम करता हूं, मैं cv स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला यूज करता हूं। मैं जो है cv स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला यूज करता हूं, देखता हूं क्या आता है रिजल्ट में। तो cv स्क्वायर मतलब हो गया c मतलब हो गया 6 इंटू v स्क्वायर, v मतलब 4, क्या आ रहा है देखो जरा, 16 इंटू 6 96 बाई 2 48 आया था ना ऊपर। तो देख रहे हो, यानी क्यू स्क्वायर बाई 2 सी यूज करो या cv स्क्वायर बाई 2 यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आता भी है। सामने देखो, अब आ जाओ 4 फैरेड वाले का, cv स्क्वायर बाई 2, तो c हो गया 4 इंटू वोल्टेज एट 2, आ गया ना 8 जूल, इसका 48 जूल, इसका 8 जूल, इसका भी देखो ऊपर के भी सॉल्व करके 8 जूल आया। और अगर इसका cv स्क्वायर बाई 2 करो तो 8 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 आ गया ना 16, ये भी तो 16 ही आया था, देख रहे हो? यानी क्यू स्क्वायर बाई 2 सी यूज करो, cv स्क्वायर बाई 2 यूज करो, एक ही बात है। अब एक फॉर्मूला रह गया, वो है क्यूबी बाई 2, उससे भी देखना वही आया। इसका क्यू कितना है ना 24 और बी हो गया 4, तो यानी 24 into 4 डिवाइड बाई 2। और इसका क्या होगा, ना क्यू भी बाई 2, तो क्यू तो 4 फैरेड वाले का क्यू कितना 8, तो क्यू वी बाई 2 आ गया। अब आ जाओ इसका, इससे कितना आ जाएगा ना क्यू वी बाई 2, तो 8 फैरेड वाले के क्यू 16 into v बाई 2। अब देखो तीनों फॉर्मूला में तीनों कैपेसिटर में यूज किया हूं, 48 48 48 8 8 8 16 16 16, कोई फर्क पड़ा? इसलिए मैंने बोला ना, फॉर्मूला कौन सा यूज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तरीके से यूज होना चाहिए। अब मैं बता दूं कहां दिक्कत आता है, कई बार देखना तुम्हारे फ्रेंड्स भी एक आध बार आके बोलेंगे यार ये समझ में नहीं आ रहा है, cv स्क्वायर बाई 2 और क्यूबी से अलग आंसर आ रहा है और क्यू स्क्वायर बाई 2 से अलग आंसर आ रहा है। पता है कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वोल्टेज बोलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सेल का वोल्टेज। तो देखो मैंने वोल्टेज क्या यूज किया है, देखो मैंने क्यूबी बाई 2 यूज किया, मैंने v का यूज किया 4, क्यों, क्योंकि इसका 4 वोल्ट है। अब मैं बताता हूं मिस्टेक कहां पे करते हैं, वोल्टेज बोलते हैं हमें सेल का वोल्टेज याद रहता है, तो हम क्या करते हैं 6 को लेके सॉल्व कर देते हैं, 6 है ही नहीं इसका वोल्टेज, इसका तो 4 वोल्ट है ना। अब तुम वोल्टेज ऑफ द सेल लगा के अगर सॉल्व करोगे तब तो गलत आएगा ही, तब तो गलत ही आएगा ये चीज। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, गलत वैल्यूज पुट करके और सोचते हैं ये मिल क्यों नहीं रहा, तो उसमें तो फिर हमारा गलती है, फॉर्मूला का गलती थोड़ी है। फॉर्मूला अगर प्रॉपरली यूज करोगे तो हर जगह से, पर हाँ एक चीज जरूर है, और ध्यान से सुनना, मैं लेकिन उस चीज को बताने के पहले मैं फिर से याद दिलाऊंगा, फॉर्मूला 100% जगह पे तीनों फॉर्मूला 100% करेक्ट आंसर देंगे, बशर्ते कि तुमने प्रॉपर तरीके से अप्लाई, तरीका प्रॉपर नहीं रखो तो दिक्कत आएगी, है ना। पहले बता दिया मैंने कि ऑल थ्री फॉर्मूले, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ऑल थ्री फॉर्मूले गिव द सेम आंसर, पहले क्लियर कर, लेकिन साथ में एक रिजॉइंडर कर। However, q square by 2c is preferred in series and cv square by 2 is preferred
हाँ मच से अच्छा, इसका मतलब तो आप तो कह रहे हो कि इसको यहाँ यूज करो, उसको वहां यूज करो। तो सुनो, मैं ये इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यही यूज करना, बट मैं कर रहा हूँ ये यूज करने तुमको फायदा है। क्यों? देखो सीरीज में सबका चार्ज सेम होगा और तुमको बार बार क्यू स्क्वायर का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, एक बार कर लिया ये सबका कैलकुलेशन हो गया, सिर्फ बाई 2c डिवाइड करते रहोगे, आंसर आता जाएगा, तो तुम्हारा समय बच जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगा, एरर कम होगा, और कोई बात नहीं। वो अलग बात है, उसमें एक रिस्क भी रहता है, अगर क्यू स्क्वायर का आंसर गलत निकाल दिया तुमने या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया तो सबका आंसर गलत हो जाएगा। बट चलो उतना तो हम मान के चल रहे हैं कि सही करोगे। बट द पॉइंट इज दैट सीरीज में इस फॉर्मूला यूज करने का फायदा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फॉर्मूला गलत है, बाकी भी सही है, पर इसमें थोड़ा समय बच जाए, और इसमें भी यही चीज, इसमें थोड़ा समय बच जाए, और कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर्मूला तो सारी करें, फॉर्मूला को लेके कहीं कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैंने जानबूझ के देखो थोड़ा समय लगा के तुम्हारे सामने करके दिखाया कि देखो सी वी स्क्वायर बाय 2 यूज करो, क्यू वी बाय 2 यूज करो, और क्यू स्क्वायर बाय 2 सबसे हो लिखो। लेकिन हाँ प्रेफर करते हैं इसलिए मैंने लिखा, इसको नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, अगले क्लास में करेंगे, बट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पे तुमको सीरीज पैरेलल नहीं मिल पाए। इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होता है उसमें प्योर सीरीज और पैरेलल नहीं मिल पाता, और ना ही तुम रिड्यूस कर करके सीरीज पैरेलल निकाल सकते हो, ऐसे खिचड़ी पका हुआ रहता है। ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सर्किट, जिसमें सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। वो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है, उसके लिए हम वो मेथड बोलते हैं किरचॉफ्स लॉस। चलो वो तो बाद में करेंगे, अभी हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग एक काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब इसमें तुम सीरीज पैरेलल नहीं कर पाओ। ये जो दो कैपेसिटर मैंने जोड़ के दिया है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट है। अगर इन दोनों को हटा दो, इसको और इसको अगर हटा दो, फिर ये तीनों सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज में होगा, और ये दोनों अगर हटा दे तो आपस में फिर पैरेलल, वो तो सॉल्व हो जाएगा। पर ये जो बीच में हमने टांग अड़ा दिया ना दो कैपेसिटर, इसके चक्कर में सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं, इसमें सीरीज पैरेलल नहीं बन पाए, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एज नेटवर्क। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो कि आज हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, बाद में कभी कर लेंगे, बट ये नॉर्मल सीरीज पैरेलल से तो सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा बहुत रिड्यूस कर लोगे, जैसे ये तीनों तो सीरीज में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये तीनों को रिड्यूस करके एक बना दो, जहां जहां थोड़े बहुत दिख रहा है इक्का दुक्का, तो वो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, वहां तक ठीक है। बट पूरे सर्किट तुम सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं कर पाओगे इस पर्टिकुलर, ये नेटवर्क सर्किट के अंदर, ठीक है ना। हाँ अगर ये दोनों हटा दो, अब ये सीरीज पैरेलल के अंदर आ गए, कैसे? ये तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और ये जो इनके जो इक्विवेलेंट्स बनेंगे वो आपस में पैरेलल, और फिर उस पूरे का ये और ये जो है सीरीज में आ जाए, तो देयरफॉर सॉल्व हो जाए। अगर मैं उन दोनों को बीच वाले जो कैपेसिटर थे जो अड़चन क्रिएट कर रहा था उनको हम हटा दें तब तो सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे सीरीज के इनफाइनाइट नेटवर्क, सीरीज के इनफाइनाइट
देखते क्या होगा। ये एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, मतलब एक के बाद ये 3 फैराड 6 फैराड 12 24 48 96 100 92 इस तरीके से पूरा चल रहा है, पूरा चल रहा है। क्वेश्चन सुनो, नंबर 1 CI या CN यानी nth कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? QN VN QN यानी nth कैपेसिटर, nth मतलब थर्ड वाला हो सकता है, 26th हो सकता है, 25th हो सकता है, 109th हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज, एनर्जी ये निकाल। और क्या, अब सर्किट का निकालना है सी इक्विवेलेंट, क्यू जो निकलेगा और टोटल एनर्जी। तो सर्किट के 3 पैरामीटर निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज जो निकलेगा बैटरी से और जो टोटल एनर्जी होगा मतलब सर्किट। और ये हो गया इंडिविजुअल कैपेसिटर का nth कैपेसिटर, यानी कोई भी एक कैपेसिटर उठा के मैं पूछूंगा, 7th वाला उठा के पूछा बताओ इसका कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस, इसका एनर्जी बताओ, इसका वोल्टेज बताओ, इसका ये बताओ वो बताओ, सब चार्ज वर्ड सब इस तरीके से। ओके, कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं, अरमान ने भेजे हैं, ठीक है ना, मैं थोड़ा देर के लिए पॉज कर देता हूँ। देखो पहली बात तो कैपेसिटेंस का पैटर्न समझो, पहले वाले का है 3, अगला है 3 into 2 to the power 1, फिर अगला है 3 into 2 to the power 2, अगला है 3 into 2 to the power 3। ये देखो फर्स्ट टर्म में 3 का, तो 3 को मैंने थोड़ा खास तरीके से लिखा है 3 into 2 to the power 0, सेकेंड वाले का 2 to the power 1, थर्ड वाले का 2 to the power 2, फोर्थ वाले का 3 to the power 3, 2 to the power 3, यानी एक पावर कम है, यानी बेसिकली जीपी का सिस्टम है a r to the power n minus 1, यानी a into r to the power n। देखो फॉर्मेट के हिसाब से एकदम बिल्कुल सेटिंग चल, ये होगा सी है। अब हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट के लिए देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है कि अगर a plus ar स्क्वायर प्लस इस तरीके से होता है ना, ar क्यूब प्लस इस तरीके से इंफिनिटी तक जाता है, और अगर r का वैल्यू छोटा होता है, मतलब मॉड r का वैल्यू अगर लेस देन 1 होता है, ऐसे में नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट भी हो जाए तो समेशन फाइनाइट होता है। हाँ, अब मनस्वी मुझे लग रहा था कि शायद जीपी नहीं पता होगा और शायद एक आध मेडिकल की भी है जिनको जीपी नहीं पता होगा, कोई बात, जस्ट नोट डाउन द थिंग दैट आई एम सेइंग कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर होगा तो एक, ठीक है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुमको निकालना है, ठीक है ना, और इस तरीके से एक सीरीज है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला a बार 1 माइनस r, तो सी इक्विवेलेंट में इसी तरीके से निकालूंगा। कैसे? देखो
1 by C equivalent is equal to 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 12 इस तरीके से। तो A क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो A हो गया 1 by 3 is equal to A by 1 minus R, R मतलब दो चीज मल्टीप्लाई करो, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया हाफ, तो 6 1 by 6 है, हाफ मल्टीप्लाई करके 1 by 12 है, हाफ मल्टीप्लाई करके 1 by 24 आएंगे एंड सो ऑन। तो 1 minus half, तो 1 minus half 2 चला गया is equal to 2 by 3। ये लेकिन 1 by C equivalent है, therefore C equivalent आ गया equal to 3। ठीक है, C equivalent आ गया 3 by 2 आ गया। देख लो है ना, चलो ये तो आगे C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट इनटू V होता है चार्ज, तो V तो मैंने दिया 60 वोल्ट, तो 3/2 इनटू 60 है ना, ये हो जाएगा चार्ज C इक्विवेलेंट इनटू V। तो C इक्विवेलेंट 3/2 है इनटू V हो गया 60, तो चार्ज हो गया। अच्छा एक चीज है, ये सारे सीरीज में, इसलिए Q1 Q2 Q3 Q4 सब बराबर है और वही Q होगा। तो C इक्विवेलेंट आ गया 3/2 पर चार्ज हो गया C इक्विवेलेंट इनटू V, यानी 3/2 इनटू 60 यानी 90 कूलम। और एनर्जी क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2 से यूज कर लो चलेगा। तो Q स्क्वायर मतलब 90 बाय इनटू 90 बाय 2C, C बोलते कौन सा C इक्विवेलेंट, तो बाय 2 इनटू, तो 3 से कैंसिल कर जाएगा, तो 2 कैंसिल, 3 से ये हो गया 30 यानी is equal to 2700 joules। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बताया कि चार्ज वही जाएगा, सब में वही जाएगा जो कि इतना, तो इसलिए ये तो 90 कूलम होगा। अब Vn क्या होता है ना, Q by C, तो Q तो 90 है और C क्या है 3 into 10 to the minus 1, 3 into 10 to the minus 1, यानी हो जाएगा 30 by, और एनर्जी के लिए Q स्क्वायर बाय 2C भी कर सकते हो और हाफ CV स्क्वायर भी कर सकते हो, मर्जी कोई दिक्कत। ठीक है, तो Q स्क्वायर बाय 2C कर देता हूं, 90 into 90 by 2 into C, C बोलते 3 into 2 to the power n minus 1, 3 into 2 to the power n। तो देखो 6 से कर लो तो अच्छा है, तो ये 30 हो गया, ये हो गया 45, तो देखो जरा कितना आ रहा है, इक्वल टू कितना 135 1350 बाय ठीक है ना, 1350 बाय बस। ठीक है ना, तो देखो हमने मोटा मोटा क्या किया, एक इनफाइनाइट सीरीज नेटवर्क का हमने सारा कुछ सॉल्व किया। एक बार तुम लोगों ने जो अपना अपना सॉल्व किया होंगे उसको एक बार टैली करो, देखो मेथड्स को फोकस करो कि कैसे मैंने सीरीज में इक्विवेलेंट निकाला है ना। थोड़ा सा जीपी यूज हुआ है, तो जीपी का जो जरूरत है वो मैंने बता दिया, ये तो मेन चीज जीपी का। तो देखो जीपी वाला पार्ट अगर नहीं भी पता है मान लो बाई चांस, तो कोई दिक्कत नहीं,
ये कोई ज्यादा हाई फाई नहीं, समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ये a by 1 minus r। a क्या है फर्स्ट टर्म, और r क्या है ना, वो जो मल्टीप्लाई होता है ना हर टर्म को मिलने के लिए, पाने के लिए, तो वो मल्टीप्लायर को हम r बोलते हैं। जैसे इस केस में देखो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो अगला मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से सारा कुछ तुम कर सकते, ठीक है। ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स व्हाट वी विल हैव फॉर टुडे। आज हम लोगों ने इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ सीरीज की है। कल हम लोग फिर से रखेंगे क्लास, कल भी वही 8 बजे रखेंगे, और कल हम लोग पैरेलल के इनफाइनाइट नेटवर्क भी करेंगे, और साथ में कुछ और भी एक आध इनफाइनाइट नेटवर्क करेंगे, और साथ में एक नेटवर्क कैपेसिटर जो कि सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होता है, वो कैसे सॉल्व करना होता है उसका भी कल हम लोग इनिशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो कल का एजेंडा ऐसे ही रहेगा, नेटवर्क कैपेसिटर्स, और साथ में ये जो हम लोग कर रहे हैं इनफाइनाइट नेटवर्क, उसके भी अभी एक दो और क्वेश्चन बचा, तब जाके इनफाइनाइट नेटवर्क का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद हम लोग नेटवर्क कैपेसिटर का। तो कल का टॉपिक, दो टॉपिक मैंने पहले ही बता दिया, एक है नेटवर्क कैपेसिटर और एक है इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज मेनली क्वेश्चन आंसर ही हुआ है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा, और खुद अटेम्प्ट करके जहां जहां कमी या जहां जहां अटका हुआ है उनको आई होप कि तुम लोगों ने अपने आप रिव्यू किए होंगे कि क्यों अटका। वैसे तो मैंने सारा कुछ लॉजिकली बताया, बट फिर भी ऑब्वियसली अगर कुछ ना होगा तो डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करें फिर, ठीक है भाई। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटे, सर वो मेरे को कुछ डाउट्स थे सर, आज आपके पास टाइम है या बाद में? हाँ बेटे बताओ, पूछो। सर पहली बात तो सर जो बीएम शर्मा है, मतलब सिंगेज है फिजिक्स की, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उसके सॉल्यूशन दे रखे होते हैं, इलस्ट्रेशंस के और बैक एक्सरसाइज के भी, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कभी कभी लॉजिक वो ऐसे लगाते हैं समझ नहीं आता। तो सर उन क्वेश्चंस को मैं क्लास में पूछ सकता हूँ या नहीं कैसे काम करूँ? करो ना, वो जो जहां पे अटक रहा है ना उसका, उस सॉल्यूशन का फोटो भेज देना, और ठीक है सर। सर्कल करके ये क्या लॉजिक है तो मैं देख लूंगा, अगर क्लास में डिस्कशन लायक होगा तो मैं क्लास में कर दूंगा, और नहीं तो हाथ के हाथ अगर कोई एक आध लाइन का हिंट होगा तो मैं वो दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। और सर, यस सर, और सर कुछ और मतलब स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस थे। जैसे हाँ। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि बुक में लिख रखा था कि सरफेस डेंसिटी इज हायर इन अ कंडक्टर व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलर। सर यहाँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है और ये सब क्या है मतलब? वो एक्चुअली पता क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे है और ये शार्प कर्वेचर हो, ये शार्प कर्वेचर और इधर ये शार्प है, ठीक है। ठीक है, तो अगर तुम दो जगह पे कंपेयर करोगे द सेम पोटेंशियल, एक काम करो, यानी यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, r2 है, और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r1 है, तो देखते हैं इसका दोनों में क्या डिफरेंस। तो क्योंकि कंडक्टर है तो पोटेंशियल सेम होगा, है ना, तो पोटेंशियल सेम होगा, एक काम करते हैं, एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, एक r ले लो, एक 3r ले लो, एक q1 ले लो, एक q2 ले लो, ठीक है। और चलो ठीक है, एक काम करो, एक सिग्मा 1 ले लो और एक सिग्मा 2 ले लो, ठीक है, और पोटेंशियल सेम है, यानी a q मतलब सिग्मा इनटू एरिया, तो स्फीयर ले रहा हूं, a इनटू सिग्मा 1 इनटू 4 पाई r स्क्वायर बाय r, ठीक है ना, ये हो जाएगा पोटेंशियल। और दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा, a इनटू सिग्मा 2 इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बाय r। Now let me explain what I am doing. मैं मान रहा हूं कि इसका सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी और दूसरे का सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। और शार्प और रेडियस के कर्वेचर का मतलब क्या होता है, देखो शार्प, देखो यहाँ पे ज्यादा शार्प है, शार्प होने का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। खुद सोचो, जैसे इस टाइप का चीज है, तो यहाँ देखो ज्यादा रेडियस है और यहाँ देखो कम रेडियस, तो हम बोलेंगे ना इसका शार्प है, इसका ब्लंट है, या इसका कम शार्प है, ये बोलेंगे ना। इट्स अ मैटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये ज्यादा शार्प है
ये लेस शार्प, लेकिन क्योंकि एक ही कंडक्टर में है तो यानी पोटेंशियल तो बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर कर दिया। अब इससे क्या आ रहा है देखो कि आर आर के 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर ही खत्म, यानी 3 का स्क्वायर 9/3, 3 सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। अब बताओ सिग्मा 2 इसका था और सिग्मा 2 का वैल्यू देख रहे हो 3 टाइम्स सिग्मा 1 है, यानी जो ज्यादा शार्प है देख रहे हो उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, लेकिन इसका चार्ज डेंसिटी देख रहे हो सिग्मा 1 से ज्यादा। अब क्या है ना कि 9/3 ये तो अलग अलग बॉडीज कर दिया, अलग अलग बॉडीज तो है पर उसको जस्ट सिर्फ समझने के लिए मैंने। और अगर तुम एक ही बॉडी में दोनों ही बना दोगे, एक पार्ट शार्प है और एक पार्ट ब्लंट है, तो दैट केस पोटेंशियल तो सेम होना पड़ेगा। तो क्या होगा, उधर का चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा और देखना इधर का चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, सो दैट दोनों जगह का पोटेंशियल सेम हो जाए। क्योंकि शार्प और ब्लंट में पोटेंशियल सेम तभी हो सकता है जब शार्प का डेंसिटी ब्लंट वाले का या लेस शार्प वाले के डेंसिटी से ज्यादा, ठीक है ना। जब शार्प वाले का डेंसिटी लेस शार्प वाले के डेंसिटी के ज्यादा हो, तो दैट मींस मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा शार्प इज ग्रेटर देन या सिग्मा मोर शार्प इज ग्रेटर देन या बच्चे समझ में आ गया। यस सर। सर ये सब मतलब समझ आ गया जो आपने कैलकुलेट किया। सर मेरे को एक बार ये बता सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता चलता है, होता क्या है वो एक्चुअली में? नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, मान लो कोई कर्व है, क्यों अब ये सर्कल तो है नहीं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे ना यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, यहाँ का कैसे करोगे? तो एक काम करो, एक सर्कल बनाओ, क्या ये यहाँ पे फिट हुआ? नहीं हुआ ना। एक और सर्कल बनाओ, ये थोड़ा सा बेटर फिट लग रहा है ना, एकदम जब मैच कर जाएगा वहां पे तो हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल बना वो उस रीजियन का रेडियस ऑफ कर्वेचर हर रीजियन का अलग अलग हो। तो ऐसे एक सर्कल जिसका कर्वेचर बिल्कुल उस रीजियन के साथ मैचिंग हो जाए, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी कर्व। हर कर्व सर्कल होना जरूरी नहीं है, कोई भी कर्व अगर होगा तो हर पॉइंट पे उसका अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम माना जाएगा, इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा माना जाएगा। अब जिस तरीके से मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी रहेगा चार्ज का और यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी कम रहेगा। अब क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था बोलो। सर, मेरे को वैसे तो बहुत अजीब क्वेश्चन है, बट सर अगर कैपेसिटर में हम चार्ज फ्लो करते हैं तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों मानते हैं? नहीं, कैपेसिटर का स्टडी हम तब नहीं कर रहे हैं जब चार्ज फ्लो हो रहा है। कैपेसिटर का स्टडी हम तब कर रहे हैं जब चार्ज फ्लो हो, कुछ हुआ और चार्ज अब अटक गया, अब हम स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, कैपेसिटेंस, फील्ड, फोर्स, ये तब स्टडी कर रहे हैं जिस वक्त सब कुछ हो सके। इवन एनर्जी भी, एनर्जी का मैंने प्रोसेस बताया था, पर मैं उस समय एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं जीरो से लेकर कैपिटल क्यू, यानी जब चार्ज सारा एक्यूमुलेट हो चुका। इसलिए कैपेसिटेंस में इनिशियली थोड़े बहुत चार्ज फ्लो होता है इधर उधर, लेकिन मैं उस समय उसको स्टडी नहीं कर रहा हूं, मैं उसका स्टडी तब कर रहा हूं जब चार्ज फ्लो वगैरह होना जो था वो हो चुका है और चार्ज अब इकट्ठे हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है, अब चार्ज रुक गया है फ्लो करना, स्टैटिक हो चुका है, तब स्टडी करो। So therefore we are calling it as electrostatic. But then now that you ask this question, ध्यान रखना कैपेसिटेंस हम अगले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे और उस समय हम लोग करंट के अंदर पढ़ेंगे। उस समय हम उस समय का स्टडी करेंगे जिस वक्त चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट या अनस्टेडी स्टेट एनालिसिस, वो हम करेंगे। So therefore what you are saying is not a very complete question. क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस में दो टाइप का स्टडी होता है, एक होता है जिस वक्त चार्ज फ्लो कर रहा है, वो हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे डिटेल, और एक होता है जिस वक्त चार्ज फ्लो करके सब कुछ हो चुका है, सेटल हो चुका है, उस वक्त का जो स्टडी होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है और वही हम लोग करते हैं। ऐसे मत सोचो कि कैपेसिटेंस से हम लोग उस समय का स्टडी कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं, नाम इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे रहे हैं
क्योंकि हम एंड पे स्टडी करते हैं। तो यू माइट से बीच वाला हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे, कैपेसिटेंस हम दोबारा स्टडी करेंगे अगले चैप्टर। इट्स इनकम्प्लीट स्टडी दैट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर। ठीक है ना, अगले चैप्टर में करेंगे, बट हाँ छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं। सर बस अभी 2 और क्वेश्चन है सर। एक तो क्वेश्चन दूसरा क्लास है, ठीक है ना, अगले दिन करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, हाँ ओके चलो सर, ठीक, ठीक है। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू सर। ओके गुड ओके, नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर। ओके बेटे, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके बेटे, गुड नाइट।